मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर के 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा का विषय होगा सेट ऑफ लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस टॉपिक पर चर्चा किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम सेट ऑफ करते हैं। जैसे है ना कि इसमें है कि इसकी हिंदी है कि हानियों की पूर्ति तथा उन्हें आगे ले जाना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हानियों की पूर्ति कैसे की जाती है इसकी चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि हानियों को आगे कैसे ले जाते हैं। उसमें हमने पिछले क्लास में हमने सारी चर्चाएं कर ली थी कि हानि जो होती है उनको किस तरह से हम सेट ऑफ उसको करते हैं, उसकी पूर्ति कैसे करते हैं, किसका किससे किया जाता है, किस हेड का किस हेड से या एक ही हेड के कई स्रोत का किस प्रकार किया जाता है, यह हम चर्चा कर चुके हैं। आज है कि उन हानियों को हम आगे कैसे ले जाते हैं या हानियों की पूर्ति अगले वर्ष कैसे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम अगर इनकम के हमारे जितने भी स्रोत हैं, यदि कोई भी करदाता एक से अधिक स्रोत से आय अर्जित करता है तो वैसी स्थिति में वह एक स्रोत या एक हेड के आय की कमी की पूर्ति या उसकी हानि की पूर्ति दूसरे से कर सकता है। यह तो हम जान गए हैं। आज है कि हम उसको अगर एक अर्थ है कि अगर उस वर्ष में उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आगे के वर्षों में भी उसकी पूर्ति की जा सकती है। इसी को हम कहते हैं कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, यानी हानियों को आगे कैसे ले जाएंगे या उनकी अगले वर्ष में कैसे हम पूर्ति करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि करदाता आय के एक शीर्षक की हानि का समायोजन उसी शीर्षक से अथवा आय के अन्य शीर्षक की आय से आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर सकता है। अर्थात आयकर अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट में इस तरह का प्रोविजन है कि करदाता जो है किसी एक शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक से या अन्य शीर्षक की आय से भी जो है उसकी पूर्ति कर सकता है। उसके लिए कुछ विशेष कंडीशंस हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। तो वैसी स्थिति में हमें यह देखना है कि आगे हम कैसे उसकी पूर्ति नेक्स्ट ईयर में हम कर सकते हैं। क्योंकि यह संभव है कि हानि होने वाले वर्ष में अन्य स्रोत से आय उतनी न हो, अपर्याप्त हो, जिससे कि दूसरे शीर्षक की हानि को या दूसरे स्रोत की हानि की पूर्ति की जा सके। तो वैसी परिस्थिति में यह स्थिति आती है कि उसको आगे के वर्षों में ले जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो प्रोविजंस हैं उनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हानियों को आगे ले जाने के तात्पर्य है कि जिस वर्ष की हानि हो उसी वर्ष यदि उसकी पूर्ति अर्थात सेट ऑफ करदाता की अन्य आय से करना संभव न हो तो ऐसी हानि को
आगे ले जाकर भविष्य के वर्षों में होने वाले लाभों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे इस बात पर कि कुछ हानियां ऐसी होती हैं कि यदि उनकी पूर्ति उसी वर्ष में नहीं हो पाती है जिस वर्ष में हानि हुई है, तो उसे आगे ले जाकर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ अर्थात जिस वर्ष में हानि हुई है उसी असेसमेंट ईयर में उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसको आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन कुछ हानियां इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में कुछ इस तरह की रियायतें दी गई हैं कि कुछ हानियों को आप आगे के वर्षों में भी ले जाकर के उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो हम लोग अब उन हानियों को देखेंगे कि किनकी पूर्ति आगे के वर्षों में की जा सकती है। तो अब हमारा जो हेडिंग होती है वे हानियां जिन्हें आगे ले जाया जा सकता है। अब इसमें हम पहले सिलसिलेवार इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें पहली हानि है कि मकान संपत्ति से हानि। पहले तो हम लोग पढ़ते आए कि इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम, लेकिन अब यहाँ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो मकान संपत्ति से हानि वाला है। दूसरा है कि सामान्य व्यापार की हानि। सेक्शन 35AD में संबंधित विशिष्ट व्यवसाय के अतिरिक्त जो है सामान्य व्यवसाय जो हमारा है, सामान्य व्यापार जो हम करते हैं उससे जो हानि है। तीसरा है सट्टे के व्यापार की हानि। चौथा पूंजीगत हानि। पांचवा घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हानि। और छठा सेक्शन 35AD में संदर्भित विशिष्ट व्यवसाय से हानि। तो कहने का तात्पर्य है कि इन हानियों को आगे के वर्षों में ले जाया जा सकता है और आगे के वर्षों में उनकी पूर्ति की जा सकती है। ये जो हमारी हानियां हैं। अब इन हानियों की हम जो है अलग अलग चर्चा करेंगे। ये तो हम 6 जो है एक सामान्य ढंग से 6 प्रकार लिख दिए, लेकिन आगे हम उनकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो इसमें पहला हमारा है कि लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 71B के अंतर्गत इस प्रोविजन है। मकान संपत्ति की अपूरित हानि को, अर्थात जिस वर्ष में वो हुई है उसमें वह पूरी नहीं की जा सकी हो, तो वह उसी को हम अपूरित कहेंगे। तो मकान संपत्ति की अपूरित हानि को अगले वर्ष में मकान संपत्ति की आय से पूरा किया जा सकता है। अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ अगले वर्ष में इसे तभी ट्रांसफर किया जा सकता है, तभी इसकी पूर्ति की जा सकती है यदि अगले वर्ष की मकान संपत्ति में आय। यदि अगले वर्ष में मकान संपत्ति से आय नहीं होती है तो इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अब एक प्रश्न आता है हम लोग के मन में कि कहीं तब तो इसका मतलब कि या सिर्फ नियम ही बनाया गया है अगले वर्ष में हानि हो जाएगी अगर मकान संपत्ति से फिर दोबारा, तब तो इसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो नहीं, ऐसा है कि इनकम टैक्स में प्रोविजन किया गया है कि इसके लिए कि आगे आपको समय दिया जाएगा और वह समय की यह हानि जिस वर्ष में हुई थी उससे अधिक से अधिक 8 वर्षों तक की पूर्ति के लिए आगे ले जाई जा। अर्थात जिस वर्ष यह हानि हुई उसके आगे 8 वर्षों तक, हाँ अब 8 वर्ष के बाद नहीं, तो अगले 8 वर्षों तक
जो है इस हानि की पूर्ति की जा सकती है, और जिस वर्ष की हानि होती है। तो वैसी स्थिति में यह एक करदाताओं के लिए अच्छी व्यवस्था है। देखने से लगता है कि चलो भाई इस साल हमें हानि हो गई मकान संपत्ति, तो चलो मकान अगले साल मकान संपत्ति के आय से ही सही, लेकिन उसकी पूर्ति या उसके अगले साल या उसके अगले साल कभी भी, मैंने अर्थात 8 वर्षों के अंदर तक इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यह तो हो गया कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जैसा कि हमने देखा कि इनकम टैक्स प्रोविजन में जो है उसमें है सेक्शन 71B के अंतर्गत यह प्रावधान है। चूंकि यह हम लोगों का जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का होता है, इसमें ये लॉ भी है। और एक और बात मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि यह एक ऐसा विषय है, इसके चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कंपनी लॉ, ये सारी चीजें हम लोग कॉमर्स के विद्यार्थी के रूप में ग्रेजुएशन तक पढ़ जाते हैं, और इसलिए हमें एक विशेषाधिकार मिलता है कॉमर्स ग्रेजुएट को कि यदि वह चाहे तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए वह कोर्ट में एज ए लॉयर बिना LLB किए हुए वह वकील बन सकता है उसका, लेकिन सिर्फ वह क्रिमिनल लॉ को नहीं देखेगा, IPC और CRPC को नहीं देखेगा, लेकिन इनकम टैक्स और सेल टैक्स या कंपनी एक्ट के बारे में उसके संबंध में अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए वह वाद प्रस्तुत कर सकता है और वह स्टेटमेंट बना सकता है। इतना उसको छूट दिया गया है जिसको कॉमर्स ग्रेजुएट। तो आपके लिए एक तरह से एक स्पेशलिस्ट बनने का भी मौका है, दूसरे रोजगार का भी मौका है, एक प्रोफेशनल के रूप में भी आप कार्य कर सकते हो। तो यह तो हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा है अर्थात दूसरी जो हानि है जिसे आगे ले जाया जा सकता है, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें है कि लॉस ऑफ जनरल बिजनेस या इनकम टैक्स एक्ट के 72 सेक्शन है। इस पर प्रावधान जो है, जो प्रोविजन है, इसमें है कि सामान्य व्यापार अर्थात गैर कर का व्यापार, एक तो होता है सट्टे का व्यापार, वो बने सामान्य या गैर सट्टा जो व्यापार है उसमें किसी गत वर्ष में हुई हानि को यदि उसी गत वर्ष में किसी अन्य शीर्षक की आय से पूर्ति न की जा सकती है तो उसे अगले 8 कर निर्धारण वर्षों तक की पूर्ति के लिए आगे लाई जा सकती है। अब इसमें भी आपको 8 वर्ष का मौका मिल रहा है कि आप करदाता को कि 8 वर्ष तक वह जो है इसकी पूर्ति कर सकता है। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि यदि व्यापार अथवा पेशा बंद कर दिया गया है, यदि व्यापार अथवा पेशा बंद कर दिया जाता है तो ऐसे व्यापार अथवा पेशे की हानियां आगे ले जाकर व्यापार अथवा पेशे की आय में से पूरी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि नेक्स्ट व्यापार बंद हो गया आपका, तो यह नहीं, कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में यह प्रोविजन है कि व्यापार बंद होने, मान लीजिए कुछ किसी परिस्थितियों के कारण व्यापार बंद हो गया, तो यह नहीं है कि नहीं आपकी हानि जो है समाप्त हो गई, आपकी हानि कायम है और उसे भी आगे के 8 वर्षों तक जो है उसको पूर्ति की जा सकती है। तीसरा है लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, यह है सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत यह प्रोविजन है। इसके अनुसार यदि सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्षों में सट्टे के व्यापार की आय से नहीं होती है तो इसे अगले, अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि गैर सट्टा में या सामान्य जो व्यवसाय था उसमें 8 वर्ष तक जो है पूर्ति की जा सकती है, लेकिन इसमें है कि उसे अगले 4
वर्षों तक, कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर सट्टे के व्यापार की आय में से ही पूरा किया जाता है, अर्थात अन्य किसी दूसरी आय से नहीं। सिर्फ अब समय सीमा 4 साल 4 ईयर और सिर्फ उसी व्यवसाय से इसको पूरा किया जा सकता है। इसके बाद चौथा है कैपिटल लॉसेस। यह सेक्शन 74 के अंतर्गत इसका प्रोविजन है। इसमें है कि पूंजीगत हानियां जो है 2 प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अर्थात अल्पकालीन पूंजीगत हानि, और दूसरा होता है दीर्घकालीन पूंजीगत हानि। तो इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस की। तो अल्पकालीन पूंजी हानि जो उसी वर्ष में पूर्णतया पूंजी लाभ के शीर्षक में किसी आय से पूरी न की जा सके, तो शेष अशोधित हानि को जिस वर्ष हानि हुई थी उससे अधिकतम 8 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर पूंजी लाभ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, अब इसमें दोनों, कोई इसमें अलग नहीं किया गया है दोनों को, दोनों में से किसी भी जिसमें आगे लाभ हो रहा है आगामी वर्षों में, तो उससे जो है पूरा किया जा सकता है। 70 अब इसमें जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 71(4) एंड 2 सबसेक्शन, उसके सबसेक्शन 1, 74 के सबसेक्शन 1 और 2 में यह प्रोविजन है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसे आगे के 8 असेसमेंट ईयर तक, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी में से भी पूरा किया जा सकता है 8 वर्ष की समय। दूसरा हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब यह इसे दीर्घकालीन पूंजी हानि कहते हैं। तो दीर्घकालीन पूंजी हानि जो उसी वर्ष में पूर्णतया दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरी न की जा सके, तो शेष अघोषित हानि को जिस वर्ष हानि हुई थी उससे अधिक 8 कर निर्धारण वर्षों, अब यहां ध्यान देना है कि तक पूरा किया जा सकता है, अर्थात जिस वर्ष हानि हुई थी उसके आगे 8 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर पूरा किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को था कि उसकी पूर्ति अगले 8 वर्षों तक, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, किसी से की जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को की पूर्ति जो है अगले 8 वर्षों में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही की जा सकती है, वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं। तो यहाँ यही ध्यान रखना है हम लोगों को। फिर हमारा 5वां है कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, घुड़दौड़ से अगर कोई लॉस होता है तो, या घोड़ों के रख रखाव पर, मान लीजिए कोई घोड़ा मर जाता है, कोई घोड़ा बीमार पड़ जाता है, उस पर खर्च होता है, मर जाता है, वह जो लॉस होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा यह देखना है हमें, उसकी हानि की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी। तो यह है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 74(a) और सब सेक्शन 3 और b में। तो इसमें है कि यदि कोई करदाता घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामी है और उसे घोड़ों के रखरखाव के कार्य से कोई हानि होती है जिसकी पूर्ति उसी स्रोत से नहीं होती, तो ऐसी हानि को आगे ले जाकर
इनकी पूर्ति उसी मद की आय से अगले 4 कर निर्धारण वर्षों तक किया जा सकता है। अब इसमें भी है कि अगर घुड़दौड़ या के घोड़े जो रखे गए हैं उनके रख रखाव, उनके मेंटेनेंस पर जो हानि हुई है, उसे यदि उस वर्ष में उसकी पूर्ति नहीं होती है तो अगले 4 वर्ष तक सिर्फ उसी आय से, अर्थात जो हॉर्स ट्रेडिंग है, मैंने घुड़दौड़ से जो आय होगी उसी आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है, किसी अन्य आय से नहीं। छठा, लॉस ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया आपको, जानकारी के तौर पर बता दूं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं। एक तो हो गया कि सामान्य व्यापार, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू में किए, और दूसरा होता है कुछ विशिष्ट व्यापार या निर्दिष्ट व्यापार, इसको हिंदी में कहते हैं, जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोल्ड स्टोरेज, हॉस्पिटल या कॉलेजेस, मैंने इस तरह के कुछ जो विशेष टाइप के, अलग टाइप के हों, तो वैसे व्यवसाय के लिए उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें है कि सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 73A और सब सेक्शन 2 में इसका प्रोविजन है कि ऐसी हानि जो उसी वर्ष में पूरी न की जा सके, मतलब अगर स्पेसिफिक बिजनेस से कोई हानि हुई है और वह हानि उसी वर्ष में पूरी नहीं की जा सकती हो, तो आगे के वर्षों में ले जाकर किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरी की जा सकती है, मतलब किसी विशेष व्यवसाय से ही पूरी की जा सकती है। और इसके लिए आगे के वर्षों में ले जाकर अर्थ है कि इसमें समय की कोई सीमा नहीं दी जा सकती है, कभी भी की जा सकती है आगे। लेकिन ध्यान यही रखना है हम लोगों को कि उसी तरह जो निर्दिष्ट व्यवसाय है, उसी तरह के निर्दिष्ट व्यवसाय से ही, यानी विशेष स्पेसिफिक बिजनेस से ही किया जा सकता है, जनरल बिजनेस से नहीं। यह ध्यान रखने लायक बात है। तो यह तो हम लोग जो 6 प्रकार के लॉसेस की बात किए, उनके संबंध में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि उनकी हानियों की पूर्ति जो है वह आगे के वर्षों में, आगे के जो असेसमेंट ईयर्स होंगे उसमें कैसे की जाती है, किस हेड से की जाती है, किस सोर्सेस से की जाती है और कितने वर्षों में की जाती है। जैसा कि आप हमने देखा कि सब का अलग अलग ईयर दिया हुआ है और अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उस स्थिति में करेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान भी हैं इनकम टैक्स के, उनको हम लोग देख लें, जो कि बाद में किए गए हैं, तो इन्हें हम लोग इनका भी अध्ययन कर लें, ताकि हमें कल को अगर आवश्यकता पड़ी, हम उस तरह के जॉब में गए, उस तरह के प्रोफेशन में गए, उस तरह का बिजनेस किए, तो हमें आसानी हो, या बाकी हम प्रोफेशनल के रूप में ही अगर किसी दूसरे का ही तैयार करने का जिम्मा लेते हूँ तो हम किस तरह रखेंगे। और यहाँ हम लोग विद्यार्थी के रूप में इसे जान रहे हैं। कुछ अन्य भी प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट के कुछ संबंध में, उनको हम देखेंगे। इसमें पहला है कि संविलयन या अविलयन की दशा में, अमलगमेशन दशा में अशोधित ह्रास, छूट या एकत्रित हानि की पूर्ति और उसे आगे ले जाना, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे और उसे आगे कैसे ले जाएंगे। यानी अमलगमेशन, संविलयन या अविलयन की स्थिति में जो है, जो अशोधित ह्रास होंगे या छूट होगा, उसकी जो उसका जो एक्रूड होगा, अमाउंट होगा, उसका हम कैसे पूर्ति करेंगे और उसे आगे कैसे ले जा करके उसकी पूर्ति की जाएगी। इसमें है कि सेक्शन 72A के अनुसार असेसमेंट ईयर 2008-9 से इस धारा में
निम्न संशोधन किया गया है। कुछ संशोधन किया गया है 8-9 असेसमेंट ईयर से, तो उस संशोधन को हम ध्यान में रखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। इस संशोधन में है कि वायुयान क्रियाओं के व्यवसाय में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अर्थात वायुयान क्रियाओं के व्यवसाय में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संविलीन होने की दशा में धारा 72A का लाभ मिलना। अब इसमें है सेक्शन 72A जोड़ा गया है, तो उसका लाभ तो ये कैसे मिलता है? तो इसके अंतर्गत संकलित हानियों एवं अशोधित ह्रास को सेक्शन 72A के अंतर्गत आगे ले जाने के लाभ को या अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संविलीन होने या वायुयान के कार्यों के व्यवसाय में संलग्न कंपनियों को बढ़ा दिया गया है, जो कि उसी प्रकार के व्यवसाय में एक या अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो एक हो गया, उसको बढ़ा दिया गया है उसमें। दूसरा है कि एकीकरण की योजना के अंतर्गत बैंकिंग संस्था के लाभों से बैंकिंग कंपनी की हानियों तथा अशोधित ह्रास छूट की पूर्ति का नया प्रावधान, यह है सेक्शन 72A के अंतर्गत। यह जो है असेसमेंट ईयर 2005-06 से प्रभावी है। इसमें प्रोविजन है कि आयकर अधिनियम की इस धारा के अनुसार यदि एक बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग संस्था में बैंकिंग नियमन अधिनियम के सेक्शन 45 के सब सेक्शन 7 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई योजना के अंतर्गत एकीकृत किया जाता है, तो एकीकरण होने वाली बैंकिंग कंपनी की सभी हानियां एवं अशोधित ह्रास को उस वर्ष की हानि मानी जाएगी जिस वर्ष में ऐसा एकीकरण हुआ है। इस संबंध में हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाकर पूर्ति करने से संबंधित अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे। ये तो हो गया बैंकों के संबंध में। फिर तीसरा है सहकारी बैंकों के संबंध में। सहकारी बैंकों के व्यवसायिक पुनर्गठन की दशा में एकत्रित हानि एवं अशोधित ह्रास छूट को आगे ले जाने व पूर्ति संबंधी प्रावधान, यह इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 72A में है। इस धारा के अंतर्गत व्यवसाय पुनर्गठन में निम्न शामिल है। अब इसमें निम्न को शामिल किया गया है। पहला है कि एक सहकारी बैंक का दूसरे सहकारी बैंक में समामेलन यदि हुआ हो तो। दूसरा, एक सहकारी बैंक का दूसरे सहकारी बैंक में अविलयन, या तो समामेलन हुआ हो एक सहकारी बैंक का दूसरे सहकारी बैंक में, या एक सहकारी बैंक का दूसरे सहकारी बैंक में अविलयन हुआ। यदि गत वर्ष में किसी सहकारी बैंक का अविलयन हो गया है तथा पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती दोनों सहकारी बैंकों ने निर्धारित शर्तें पूरी कर ली हैं, तो करदाता को परिणामी सहकारी बैंक होने के कारण संकलित हानि एवं अशोधित ह्रास की रकम की पूर्ति करने की अनुमति होगी। अर्थात ऐसी स्थिति में जो है उसको अनुमति है, अपने हानि को, संकलित हानि या अशोधित ह्रास की रकम का पूर्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं। यह तो हो गया सहकारी बैंक के लिए। अब हम चौथा है हमारा
कि लॉसेज ऑफ फर्म, फर्म की हानियां, एक फर्म अपनी हानियों की पूर्ति एवं अपूरित हानियों को आगे ले जा सकती है, परंतु अब यहां ध्यान रखने लायक बात है कि आगे तो ले जा सकती है, परंतु सिर्फ फर्म की हानियों से ही इसकी पूर्ति की जाएगी, बल्कि यह ध्यान रहे कि साझेदारों द्वारा अपनी आय में से फर्म की हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकती। अर्थात साझेदार अपने व्यक्तिगत जो उनकी अन्य साधनों से आय हो, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे उनके अन्य किसी दूसरे व्यवसाय से हो जो इसमें इस फर्म में सम्मिलित नहीं है, तो उससे नहीं, सिर्फ इसी फर्म के जो लाभ होंगे आगे, उस लाभ से ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यह हो गया लॉसेज ऑफ फर्म के लिए। और हमारा पांचवा है कि लॉसेज ड्यू टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस किया गया हो, उसके चलते कोई लॉसेज होता हो तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 78 सब सेक्शन 1 में प्रोविजन है। इसमें है, उस सेक्शन में प्रोविजन है कि यदि फर्म के संगठन में परिवर्तन हो जाए तो फर्म अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक साझेदार की हानि के भाग को पूर्ति के लिए आगे नहीं ले जा सकती। अब यहाँ यह तथ्य काम करता है क्योंकि भाई जो साझेदार मान लीजिए कि अवकाश ग्रहण कर लिया या डेथ ऑफ पार्टनर, माने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, अगर ऐसा होता है तो वैसी स्थिति में अब उसकी हानि, क्योंकि वहां से तो वो व्यवसाय से एक तरह से निकल जाता है, चाहे वो रिटायर हो या उसकी डेथ हो जाए, तो अब उसकी जो हानि है उसके आगे के वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको आगे के वर्षों में दिखाई, क्योंकि वो तो आगे पार्टनर है ही नहीं उस फर्म में। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको आगे नहीं ले जाया सकता। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी ही हानियों को, उनके जो हिस्सा होगा हानि में, उसी को अगले वर्षों में फर्म के लाभ से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यह तो हो गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, या चूंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि इससे पहले हम लोग सिर्फ इनकम के बारे में, किस हेड से इनकम होता है तो किस प्रकार करदाता पर टैक्स लगाया जाता है, इसकी चर्चा करते थे। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि करदाता को यदि हानि होती है उसके किसी हेड से या किसी सोर्सेज से, तो उसकी जो है पूर्ति कैसे की जाती है। और पूर्ति, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूर्ति सिर्फ उसी वर्ष नहीं, उस वर्ष तो हानि हो ही गई और अन्य से नहीं पूर्ति हो पाई, तो उसे आगे के वर्षों में भी, माने अर्थात कैरी फॉरवर्ड, इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, आगे के वर्षों में भी ले जाया जा सकता है। तो यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोगों ने समाप्त किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसे हल करेंगे। यदि इस चैप्टर में मैंने जो भी आपको जानकारी दी, अगर उस जानकारी में कहीं आपको किसी तरह की कोई शंका हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें, ताकि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को, आपके शंकाओं का जो है समाधान किया जाए। और यही हम लोगों के
लेक्चर की सार्थकता होगी, अन्यथा यह सिर्फ यूट्यूब पर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ा रहेगा और इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। बाकी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।